तो रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड, तो टेंशन मत लीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ते आज हमने ये वाला, मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये वाला हमने स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आगे जाके हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। तो वो वहाँ को आपको ये कांसेप्ट समझने में काफ़ी हेल्प होगा बेटा। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अड्यू। तो ये हमने कर लिया था ना कि जो नील्स बोहर मॉडल है उसने के और एल और एम और एन शेल्स के बारे में हमारे को बताया था, है ना? उसने एनर्जी के बारे में बताया था कि भाई हर एक लेवल की, जो हर एक ऑर्बिट की है, वो एनर्जी फिक्स्ड होएगी। ठीक है ना? दिस वाज नील्स बोहर्स बेसिक ऑन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू दिस, है ना? फिर उसने ये भी बताया कि ये ऐसा बात नहीं है कि हर एक ही ऑर्बिट है, बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं। हर सब ऑर्बिट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी फिक्स्ड है। सेकंड ऑफ ऑल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट कैन हैव, यानी कि के, एल, एम और एन शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन होल्ड इज आल्सो फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि के में सारे शेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। the number of electrons in each orbit in each shell is also fixed। ठीक है ना? तो that was given by the formula 2n square। ठीक है, ये हम लास्ट टाइम पढ़ के आए थे। तो फर्स्ट में कितने होंगे 2, सेकंड में कितने होंगे 8। वी डिड दैट ऑलरेडी, है ना? तो ये हम के, एल, एम, एन शेल्स के बारे में पढ़ के आए थे हम। और ये करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो सकता है? हाँ, ये मैंने आपको बोला था कि 20 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है? तो ये हम एक बार करते हैं। दूसरी बात जो मैंने बोली थी, जब हम फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बोल के आ रहे थे, याद है हमने बोला था व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज ए केमिकल चेंज। तो एक बात हमेशा याद रखो बेटा, जितने भी आप फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, व्हाट आर फिजिकल एस्पेक्ट्स अबाउट एनी एलिमेंट? फिजिकल एस्पेक्ट्स, जब मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स बोलूंगा तो उसका सॉलिड है या लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे क्या है वो। ठीक है? दूसरी बात, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये वाली सारी चीजें आती हैं। क्या वो लस्ट्रस है या शाइनी है, ठीक है, या कौन से कलर में पाई जाती है, ये सारी उसकी बाहर की सुंदरता, जैसे हम बोलते हैं ना, बाहर की सुंदरता है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होंगे किसी भी एलिमेंट के, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय, एक बात हमेशा याद रखना, इट्स व्हाट? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। बताइए जल्दी, एटॉमिक यहाँ पे क्या लिखूं, मास या नंबर? बिल्कुल सही बात, एटॉमिक मास। बहुत बढ़िया जी चांदनी। ठीक है, एटॉमिक मास। तो क्या उसकी डेंसिटी होगी, क्या उसका मास होगा, क्या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, क्या वो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर के, नहीं, क्या वो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ओके, एटॉमिक मास, कितना एटॉमिक मास होगा। और हम लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ के आए हैं कि एटॉमिक मास को बनाता कौन है भैया जी, बताओ? atomic mass is the combination of, last time हम numericals भी करके आए थे, याद है? atomic mass is the combination of, yes, n plus p, न्यूक्लियॉन्स जिसको हमने बोला था। ठीक है ना? न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन्स। ओके, तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि भैया जी वो कितना भारी होगा, कितना वो क्या वो रूम टेम्परेचर पे गैस होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, क्या व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट फॉर दैट मैटर। ओके, तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट विल बी डिपेंडेड अपॉन इट्स एटॉमिक मास। ओके, बट द केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी एक एलिमेंट की, कि क्या वो कैसे रिएक्ट करेगा किसी भी एलिमेंट के साथ में, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन एंड नॉट इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड दैट मींस इट्स एटॉमिक नंबर is more important than atomic mass। Have you understood this concept बेटा? तो एटॉमिक जो नंबर होएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होएगा, दैट विल बी डिटरमिन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ किसका आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है या शेयरिंग होती है।
ठीक है? ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। या तो जब पूरा दे दिया जाएगा या पूरा ले लिया जाएगा, शेयरिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 चीजें ही हो सकती है, या तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन एक आप शेयर कर लो, एक मैं शेयर कर लेता हूँ, है ना? Yes, beta. Chemical reaction is a thing that means कि new product formation will always be there, ठीक है? But it is not always the case, ठीक है? Like in reversible reactions, ठीक है ना? उसमें हम बोलते हैं जैसे CH3COOH है जैसे, ठीक है? उसको आप वाटर में डालते हो तो डेट इज CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयंस, है ना? इसमें कन्वर्ट हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि हर बार ही नया प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन है जितना बन रहा है उतना ही दोबारा सेपरेट आउट भी हो रहा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस पे ये चीजें लागू नहीं होती। ओके, डन। चलो आगे चलते हैं। वी विल डेल्व इनटू दिस कंसेप्ट मच मोर डीपली जब हम आगे जाएंगे। तो हमने बात की कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, जो केमिकल जो भी होता है उसमें आदान प्रदान ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डज टेक प्लेस इन ए रिएक्शन, ठीक है, एक बॉन्ड बनता है। जो आगे जाके बॉन्ड हम पढ़ेंगे, 2 बॉन्ड बनते हैं हमारे पास। एक होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स या जिसको आप आयोनिक बॉन्ड्स बोलते हो, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड्स। हम आगे जाके बात करेंगे इसके डिटेल में। कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके, जो शेयरिंग के बनता है, जो शेयर करने के साथ बनता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। जो गेन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल और योर आयोनिक बॉन्ड। ठीक है जी, बॉन्ड हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन जितने भी बन रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस के साथ बॉन्ड या जो भी चीजें बन रही हैं हमारे पास, दे ऑल विल बी कवर्ड अंडर दिस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। ओके, डन। तो केमिकल रिएक्शन विल बी डिपेंडेंट अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर। और इसी कारणवश, और सिर्फ इसी कारणवश हमेशा याद रखना, जब आप वो बनाते हो, क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल, किस हिसाब से अरेंज किया जाता है उसमें एलिमेंट्स को? एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर के हिसाब से। बताइए बताइए बताइए, किस हिसाब से किया जाता है? हम्म, बिल्कुल सही बात बेटा। एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाता है, बेस्ड अपॉन देयर केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम नहीं देखते हैं, उसके भी और ज्यादा कारण बहुत हैं। एक बार शेयर कर दो ग्रुप में कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा। ओके, चलो, तो वी हैव डन अप टिल हियर। हाँ, एक अब बात करनी है नई हमने, वो होता है वेलेंसी के बारे में। लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग यू। हम्म, let me start. Another concept is valency of an element, ठीक है? What is basically valence and valency, uh, या valence electron? It is the capacity of an atom or of an element to form chemical bonds is known as its valency, ठीक है? तो valency of element is either equal to the number of valence electron in its atomic, ठीक है ना? तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लाइक इन द एग्जांपल, से इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस, जैसे ये है, ठीक है ना? वी टेक द एग्जांपल ऑफ, लेट मी से, सोडियम, ठीक है? तो सोडियम का कितना होता है आप मेरे को बताओ। हमने बोला कि एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जब भी बॉन्ड बनेगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, तो वी विल टॉक ऑन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मास नंबर। ओके, तो एटॉमिक नंबर जो होता है, अगर हम इसका देखते हैं तो 11 है, यानी कि 2, 8 और 1। दैट मीन्स 2, 8 और 1, है ना? समझ लग गई ना? 11 कैसे आया? पहले में कितना आ सकता है? के शेल में कितना आ सकता है मैक्सिमम? एल और एम में कितना आ सकता है? 2, 8 एंड 1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
यस 2 8 एंड 1 के। और हमेशा ये होगा, पहला जब भरेगा के शेल पहले भरेगा, फिर एल शेल भरेगा, और जब बचा खुचा होगा वो लास्ट वाले शेल में जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे होगा। अब जब अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, जिसका कि एटॉमिक नंबर है 20, व्हाट विल बी द कंपोजिशन हियर? 2 8 8 2 के एल एम एन शेल। ठीक है ना, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ बेटा? ठीक है, 2 8 8 एंड 2। ठीक है ना, तो इसी प्रकार वो बनेगा भैया, इसी प्रकार वो भरेगा। ठीक है, तो पहले ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है, जो बार रहंद खूंद बचती है, जो लास्ट वाले शेल में बचेगी, दैट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्यों ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होएगा वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा बनेगा, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का हिस्सा हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेगा। सीधी सी बात है, क्यों बनेगा? क्योंकि बाकी अगर के एल और एम शेल देख रहे हो आप, तो ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, 2 8 8 इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, और अगर ये बैलेंस होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन या केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला जो शेल होगा उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले शेल में, फाइनल शेल में पड़े होंगे, दैट विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जो आगे जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है जी, डन डन डन। आर यू गेटिंग दिस एग्जांपल? समझ लग रहा है? तो वे व्हाट इज द वैलेंस? अब वैलेंसी क्या है? वैलेंसी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, टू डोनेट और शेयर और लूज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वैलेंसी होती है। और ये वैलेंसी मतलब कौन सकता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी शो करेंगे ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा कर सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंसी शो करते हैं। वैलेंसी का क्या मतलब होता है? गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन। ठीक है, डन डन डन। तो वैलेंसी हमने कर लिया है। एन एटम कैन अचीव, अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है, हमेशा याद रखना, एटम की एक प्रॉपर्टी और होती है। एटम विल ऑलवेज गो टू बी, ऑलवेज स्ट्राइव टू बी, या ऑलवेज गोज फॉर, एक तो वो न्यूट्रल रहना चाहेगा कि भाई मेरे को कोई पोलराइजेशन नहीं करनी। आई विल ट्राई टू बी एज मच न्यूट्रल एज पॉसिबल। ठीक है ना? अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है एटम की? कि भाई को इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलना है, इनर्ट गैस की तरफ, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? कि भैया मेरे को अपना शेल्स को सेटिस्फाई करना है, मैं आई विल ऑलवेज गो फॉर मच मोर सेटिस्फाइंग रिजल्ट। जैसे कि सोडियम है 281। अब सोडियम के पास दो तरीके हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये 8 हो जाती है और इसका शेल कंप्लीट हो जाता है, इसका कमरा पूरा भर जाता है। या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक चीज और है कि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग देगा तो इट विल बी अ बैलेंस्ड, बैलेंस हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात हो जाएगा, और बैलेंस और सेटिस्फाई करेगा अपने, और कमरे मतलब उसको स्टेबल, दैट वाज द वर्ड आई लुकिंग फॉर, स्टेबल बन जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन और स्टेबल भी बन जाएगा, और ये अपने आप को बैलेंस भी कर गया, अपने शेल्स को बैलेंस कर पाएगा। तो व्हाट थिंक यू थिंक कि कौन सा ये इसमें करेगा? गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स और लूज 1 इलेक्ट्रॉन, कौन सा ये चूज करेगा? अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दैट समझो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसका नेट चार्ज क्या बन जाएगा? Na7 पॉजिटिव। गेन करता तो 7 नेगेटिव है ना, सॉरी, गेन करता तो 7 नेगेटिव। ठीक है, 7 पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है? कि ये इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा भैया फिर। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन कम बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये एटॉमिकली इट्स नॉट ए न्यूट्रल एटम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
तो अगर हम बात करते हैं सोडियम की, जैसे ही हम बात कर रहे थे, सोडियम का करता है, सोडियम का जैसे ये साइन होता है सोडियम का, तो हम इसकी वैलेंसी क्या करेंगे कि वैलेंस के यहाँ कौन सा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसकी देने की ताकत है। तो हम Na अगर ये न्यूट्रल पड़ा है, तो Na अगर एक चीज लूज कर देता है, ठीक है, ओके, ये रिएक्शन इस तरह से मैंने क्यों लिखी, ये देखो पॉजिटिव बन जाएगा, वन पॉजिटिव, ठीक है, तो ओवरऑल न्यूट्रल बन गया, ठीक है, ओके, ये न्यूट्रल बन गया एक्शन रिएक्शन के नहीं, समझ गए। इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Na-1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म Na पॉजिटिव आयंस, समझ लग गया अब ये भी, क्योंकि ये तो उधर जा ही सकता है, इधर दूसरी तरफ जाएगा तो Na प्लस -1 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म Na पॉजिटिव आयन, समझ लग रहा। तो मैं इस तरह से लिख लूं या इसको इधर लेके रख लूं, वन एंड द सेम थिंग है, लग गई समझ बेटा, एवरीबॉडी, डन डन डन, क्या समझाऊं, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया है, समझ रहे हो क्यों इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा ये, सोचो खुद से। Na के पास पहले एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो एक डोनेट कर सकता है, जब उसने डोनेट कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया एक, जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन तो उतने रहेंगे ना भैया, तो वो प्रोटॉन के कारण क्या बन जाएगा, नेट उसके कौन सा चार्ज आ जाएगा, वन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो आयन बन जाएगा, जो एटम है जो, वो पॉजिटिव है, उसमें नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डन, ओके, are you understanding this concept? Similarly we can say for chlorine what will be happening, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो व्हाट इज इन कॉन्फ़िगरेशन, बताइए जल्दी जल्दी, 17 की क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, 287, बिल्कुल सही बात। तो इट अगेन हैज टू ऑप्शंस, लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 1 इलेक्ट्रॉन, व्हाट विच पाथ इल विल चूज, इट विल चूज हमेशा जो जल्दी चीज हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, मेरे को स्टेबल होना है, तो मेरे पास ज्यादा अच्छा चीज है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के छोड़ दूं या एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूं, ठीक है। एंड हाउ आई विल राइट दिस रिएक्शन, क्लोरीन, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इधर माइनस होगा, ये तो जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो नेट चार्ज न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, डन, ओके, क्लोरीन 1 नेगेटिव, तो ये नेट क्या बन जाएगा, क्योंकि ये गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, तो पहले इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पर प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा ना भैया, तो नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम इसके ऊपर Cl नेगेटिव डाल देते हैं, ओके, डन डन डन। अब देखो क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसलिए वो पॉजिटिव बन गया, जब इसको हम जोड़ते हैं Cl नेगेटिव आयन के साथ में, ठीक है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये बन के क्या खुद क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव बन गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक नेगेटिव बन गया, तो ये जो बन रहा है Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या है, आयंस है, ठीक है, आयंस जब इकट्ठे मिलते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रो वेलेंट बॉन्ड, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड, या इसको बोलते हैं हम, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको, और क्या नाम है इसका, आयोनिक बॉन्ड, यस, आयन बना रहे हैं तो आयोनिक बॉन्ड, ये आयंस होते हैं, आयंस हमेशा चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, याद रखना हमेशा, जब भी आप गेन या यूज लूज करोगे इलेक्ट्रॉन्स, तो आयन फॉर्मेशन होएगी, जो पॉजिटिव होता है वो होता है कटायन, जो नेगेटिव होता है वो होता है अनायन, तो ionic bond formation will always take place between a cation and an anion, डन डन डन, लग गई समझ,
डन डन। अच्छा, तो ये बहुत सारे आपके जो कंपाउंड्स हैं उनका ये जो जेनेसिस है वो इन्हीं से होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड से। सिमिलरली से इफ वी यूज HCl, वन एंड द सेम थिंग, वन नेगेटिव वन गेनिंग, ठीक है, HCl। So if we use another important thing is like any strong acid, like जो भी strong acids होते हैं, they all are basically these things। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, CaCl हो गया, very good, CaCl। अब बताओ मेरे पास, खुद सोचो खुद सोचो, हमेशा याद रखना, ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया हूँ। तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चार्जेस को, ठीक है। जैसे Na पॉजिटिव, वन पॉजिटिव है, Cl वन नेगेटिव है, तो क्या चार्ज बनेगा, NaCl, ठीक है। इफ देयर इज नाउ कैल्शियम, व्हाट इज द कैल्शियम, इज द एटॉमिक नंबर इज द 20, इसका 20 होता है। तो कैल्शियम का वैलेंसी क्या होगी बताइए। टू नेगेटिव नहीं होगी ना कांचा, इट विल बी टू पॉजिटिव, बिकॉज कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्या ना, अमीरी है, ठीक है। और क्लोरीन के पास तो दुनिया भर की गरीबी है, ठीक है। अब ये जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक ध्यान रखना हमेशा, CaCl2 बनाएगा ये, ठीक है। गिव मी, आई विल अनदर, एक एग्जांपल देता हूं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है बताइए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, फर्स्ट ऑफ ऑल। 13, वेरी गुड। तो 13 होगा तो 283 हो गया, व्हाट इज द वैलेंसी, 3, ठीक है। तो कितना ये दे सकता है, कितना अमीर है ये, और क्लोरीन में बना रहा हूं तो वन नेगेटिव, डन, ओके। तो व्हाट विल बी फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड विल बी AlCl3। ये समझ लगा किसी को कि नहीं, बताइए, लग रहा समझ कुछ। चलो अब बताओ, अगर मेरे को एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनानी है, अब बताओ मेरे को ऑक्सीजन का कितना नंबर होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, बताओ, 8, वेरी गुड। तो 2 एंड 6, ठीक है, बताओ, ठीक है ना, डन डन डन। तो कितने वो गेन कर सकता है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन बताना। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव, वेरी गुड, वैलेंसी इज 2 नेगेटिव, ओके। अब बताओ मेरे को, अगर मैं कंपाउंड बनाता हूं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को मिला के, तो क्या बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैं बना रहा हूं, तो कैसे बनेगा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, एवरीवन गॉट दिस, डन। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। गिव मी, इफ आई से एल्यूमिनियम और कौन कौन से एलिमेंट, लेट मी चेक, मिनट, जस्ट वेट अ सेक, यस। अगर मैं फ्लोरीन के साथ बना रहा हूं, फ्लोरीन जो है वो है 28, क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर है 9, ठीक है ना। और मैं बना रहा हूं मैग्नीशियम के साथ में, बताइए क्या बनेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी पहले ये बताइए। यस, बिल्कुल सही बात, 282। ये वाला टेबल तभी मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बताइए, अच्छा, तो अगर मैं बना रहा हूं मैग्नीशियम फ्लोराइड,
तो व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला? MgF। क्या ये ठीक है फॉर्मूला? यस 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 यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट नाउ? तो ये सारा कुछ जो हम पढ़ के आए हैं दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट या केमिकल बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग है? आयोनिक बॉन्डिंग है। डन। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे ये एक दो तीन, जहां तक ये तीन है ये तो बड़े आराम से बना रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन जैसे चार आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे भी चार आएगा, जहां यहाँ पे भी चार आएगा, और पांच आ रहा है खास करके कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, इनके पास कुछ अलग ही अपना खेला चल रहा है। क्या चल रहा है? क्योंकि ये चार हैं इनके पास वैलेंस, तो व्हाट कैन वी से? इट्स वैलेंस इज 4। yes, but you can also say that it requires 4 electrons or it can donate 4 electrons to gain 4 electrons और lose 4 electrons। ठीक है, तो जैसे ये, तभी मैं कह रहा हूं कार्बन नाइट्रोजन ये जो होते हैं ये आपका बेसिक्स बनाते हैं। किसका? आपके यहाँ का अर्थ का। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉन्ड फॉर्मेशन जब होएगी तो इन्हीं के साथ होएगी। मैंने बोला था कार्बन बेस्ड फॉर्म, वी आर कार्बन बेस्ड फॉर्म्स ना। क्यों कार्बन? बिकॉज अपना जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जितना हमने कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, जितना हमने नाइट्रोजन पढ़ा, जितना हमने सॉरी कार्बन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा, वहां पे एक चीज जरूर आपने कॉमन पढ़ी होगी, कार्बन। ठीक है ना? तो कार्बन के साथ अगर आप ओ COOH ग्रुप जोड़ देते हो, ठीक है ना, या कार्बन के साथ आप NH2 ग्रुप जोड़ देते हो तो वो प्रोटीन बन जाता है। कार्बन के साथ आप कल्ला कार्बन जोड़ जाते हो तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। कार्बन के साथ आप बेस जोड़ देते हो, शुगर्स के साथ बेस जोड़ देते हो तो वो बन जाता है। दैट इज वाई कार्बन इज नोन एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, अब मेरे पास एक बात याद रखना हमेशा, जैसे कार्बन है या कार्बन है और ऑक्सीजन है या कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है जैसे, ठीक है ना, बॉन्डिंग होती है। लेट मी शो यू। सपोज वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव नाइट्रोजन, व्हाट इट्स एटॉमिक नंबर ये बताइए। कॉन्फ़िगरेशन 2 5, तो इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। बट हाइड्रोजन के साथ जब हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, तो N और H के साथ क्या बनेगा बताना जरा। NH3, ठीक है ना? तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट नाउ? ठीक है, NH3, ओके। लेकिन इफ वी मूव फ्रॉम दिस एंड फर्दर, आगे चलते हैं हम, से वी मूव टू नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, व्हाट विल बी देयर बॉन्ड फॉर्मेशन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में? जब भी हमने, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, यस यस यस। तो जब भी हमने देखा कि भैया नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वी विल से दीज आर मॉलिक्यूल्स। हम बाद में करेंगे आगे बात में। जब भी आपने इसका डायग्राम बनाना है, किस प्रकार बनाना है, इसके बाद 5 है ना, देखो 5 की वैलेंसी है, याद रखो। व्हाट कैन वी राइट इट हियर इज 1 2, लेट मी राइट इन ए डिफरेंट कलर। तो वी विल राइट इट एज 1, सॉरी, वी विल राइट इट एज 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 एंड 5, 5 5 जुड़ के, अगर मैं इनको बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो भैया आपस में, इसका क्या मतलब है? और ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब देखो इस नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, इस नाइट्रोजन की, व्हाट विल हैपन 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, पूरा हो गया। तो हम बोलते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। कोवेलेंट मतलब हमेशा शेयरिंग करेगा भैया जी ये,
शेयर करके इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करेगा। डन। 8 इसको चाहिए, इसका भी पूरा हो गया। 8 इसको चाहिए, इसका भी पूरा हो गया। ओके। बट ये है तो नाइट्रोजन एटम ना, नाइट्रोजन एटम। जो नाइट्रोजन एटम हमारे पास होता है, हमेशा आप N2 लिखते हो, N अकेला कभी नहीं लिखते हो, हमेशा याद रखना। N ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, N2 लिखते हो। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इनके बीच में, हम बोलते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग वाला बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? आगे जाके बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे ट्रिपल बॉन्ड बड़ा? हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे एक, एक, दो और तीन, ऐसे करके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो नेचर में नाइट्रोजन आपको इस तरह से दिखेगा। ओके, यू विल नॉट फाइंड नेचर में एन इस तरह से। डन। नाउ लेट्स मेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ इट। गिव मी, ऑक्सीजन को किस प्रकार से लिखते हैं? यू ऑलवेज से राइट इट एज O2 ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ओके, 1 टू लास्ट में शेल में कितने होते हैं? 6। इस प्रकार से दूसरा ऑक्सीजन का एटम आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 दोनों तरफ है, दोनों कंप्लीट नहीं हो रहे हैं ना, तो इट विल लाइक इसको दोनों को ऐड कर लोगे और इन दोनों को ऐड कर लोगे। डन। अब देख लो, गिन लो, पूरे 8 दोनों तरफ बन रहे हैं। तो नेचर में ऑक्सीजन में विल ऑलवेज प्रेजेंट एज N2, O2। ओके, तो O2 को आप इस प्रकार लिखते हो, हमेशा याद रखो, ये शेयरिंग से बनेगा। ओके, डन। इसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो एटम इकट्ठे हो गए ना, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनेगा। एटम हम पढ़ा ना, अगर अलोन पढ़ा है तो O पढ़ा है तो इट इज एटम, ऑक्सीजन एटम। अगर दोनों इकट्ठे हो गए तो वी विल कॉल दैट एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स हमेशा याद रखो, नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं एटम इन देयर नेचुरल फॉर्म्स, ठीक है, दे विल बी कॉल्ड एज देयर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? अच्छा, समझ लग गया अब? ओके। कोई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, 3 वाला? अरे भैया, ऑक्सीजन का ही ले लो। क्या नाम है इसका? ओजोन बॉडी। और कोई बताओ, और कोई बताओ। ट्राई एटॉमिक हो कोई और है? कोई बताओ जो आपके जहन में आ रहा हो, मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक है। देयर आर टेट्राटॉमिक, देयर आर ऑक्टाटॉमिक, ठीक है, या पॉलीएटॉमिक भी बोलते हैं हम। तो एग्जांपल H3, यस, दे आर आइसोटॉप फॉर्मेशन, नॉट अकरिंग नेचुरली नहीं करते हो, दे आर आइसोटॉपिक फॉर्म्स। ओके, एक और होता है, देखो, आपने P4 के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, फॉस्फोरस। ये आपके ऊपर है किस तरह से बनाना है, आपने अब ये बनाना खुद। आपने S8 के बारे में भी सुना होगा, वो बाद में करते हैं बात, अभी जोबनप्रीत, ठीक है, डन। तो ये जो हुआ है, ये सारे के सारे क्या है? टेट्राटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये नेचर में इसी प्रकार एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स बनाएंगे हम, ठीक है, दीज ऑल आर मॉलिक्यूल्स। अब मेरे को बताओ, हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, तो हमने एक चीज और पढ़ी थी, कंपाउंड्स, ठीक है, ओके। तो क्या कंपाउंड्स और इसमें क्या डिफरेंट है भैया? मॉलिक्यूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है।
मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के भी हो सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, किस प्रकार? H और O क्या है? वाटर मॉलिक्यूल भी है, वाटर कंपाउंड भी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है ना? लग रहा है समझ? नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो भी H और O के साथ बॉन्डेज होती है, किस प्रकार बॉन्डेज होगी, आप समझ लग रहा है आपको? ऑक्सीजन के पास 6 और हाइड्रोजन ने ऐसा नहीं कि डोनेट कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर ये डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, तो ये भैया जीरो हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि कोई एटम खाली पड़ा है, जीरो उसका चार्ज है या जीरो उसके ऊपर वो है। तो इसमें शेयरिंग का कंसेप्ट आता है भैया, लग रहा है समझ? तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है? दो हाइड्रोजन अपने आप जाके जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और बन जाएगा H2O, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर कंपाउंड। डन डन डन। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। लेट मी क्लोज दिस आउट फर्स्ट। एक मिनट, एक मिनट बस। हाँ, ये कर रहे थे हम। यस, सीधे वैलेंसी हमने कर लिया अब। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में पढ़ लिया। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम एक बार देख लेना, मैग्नीशियम ये देख लेना, एग्जांपल बताया हुआ। जब भी आपने वैलेंसी ऑफ मेटल ढूंढनी है, ठीक है, तो दैट विल बी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। ठीक है, जैसे हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था, मेटल और नॉन मेटल। इसके बारे में बताता हूँ अभी, कंपाउंड्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल में। तो मेटल की जब भी आपने वैलेंसी निकालनी है, उसको दैट विल बी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट्स लास्ट शेल में। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे। जब नॉन मेटल की बात करते हैं, उसको 8 से माइनस करते हैं। और आपको पता है क्लोरीन एक नॉन मेटल है। वाई नॉन मेटल है? क्योंकि उसको वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसलिए नॉन मेटल होता है इसके लिए भी। और दूसरी बात, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? इट इज नॉट 1, sorry, it is not 7, it is a -1। Why? 8 में से 7 माइनस करना है, समय लग गई, तो बैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। ओके, इसी प्रकार ऑक्सीजन की कितनी है? 8 में से 6 कर दो, 2। नाइट्रोजन की कितनी है? 8 में से 5 कर दो, 3। डन डन डन। ओके, लगी समझ? ठीक है, और क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, क्लोरीन। अच्छा, Cl किस में एग्जिस्ट करती है? Cl नेचर में Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करती है, हमेशा याद रखना। ठीक है ना? ओके, ये ऐसा क्यों होता है? सात इसके, सात इसके, एक शेयर कर देंगे तो क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ओके, ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसके ऊपर बॉन्ड फॉर्मेशन हमने नहीं करनी है या नहीं होती है। यू विल नॉट सी कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड्स। ओके, यू विल नॉट सी दैट। यू कैन सी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बट इसके ज्यादा आप नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ पे स्टेबल एटम्स नहीं होते हैं, तो इसलिए हम सी और सी ट्रिपल बॉन्ड तक जाते हैं। तो आपने पढ़ोगे आगे जाके, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, समझ रहे हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ नहीं होते, CHO के कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे एक H आ जाएगा। देखो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना। अब मेरे को बताओ, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इधर भी 4 है, तो लेट अस फर्स्ट मेक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। लेट मी क्लियर दिस आउट फर्स्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये कार्बन के 4, 1 2 3 और 4। चलो मैंने ऐसे करके शे कर दिया, ठीक है ना। एक कार्बन ये आ गया, इसके 1 2 3 4। ठीक है, जब मैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूं, तो एक शेयर कर रहा हूं, तो एक
एक ये शेयर कर दूंगा, लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर। एक ये शेयर हो जाएगा, सॉरी, एक ये शेयर हो जाएगा, ध्यान से देख रहे हो, एक ये शेयर हो जाएगा। ओके, तो वी विल से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया। बट क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये तो 7 बना रहा है शेयर करके भी, लेकिन हमें चाहिए 8। तो जो एक यहाँ पे बचा है वो एक हाइड्रोजन के साथ ही चला जाएगा और ये इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। डन। इसी प्रकार ये वाला भी हाइड्रोजन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा है वो यहाँ पे बना लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा हूं तो मेरे को पास कितने एच आएंगे? बताओ बताओ जल्दी। हम्म, 2 इधर, 2 इधर, 4 आ गए भैया, C2H4, ठीक है। और अगर मैं सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा हूं तो कितने आएंगे? एक एच इधर, 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 C2H6। यहां तक समय लग रहा है बेटा? समझ को किसी को ना समय लगा तो बता दो, बाद में जब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कराने फिर मैंने के लड़की अल्काइंस इसी तरह से करवा जाने। डन। शिवम शेट्टी, बिल्कुल बात सिंपल है बेटा। जब कार्बन को सेटिस्फाई करना, देखो अब इस जगह में देखो, लेट मी क्लियर दिस आउट फर्स्ट, लेट मी ड्रॉ न्यू डायग्राम। कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है? सॉरी, सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। डन। मैं समझा रहा हूं, ठीक ना। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन जब कार्बन के बीच में होगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 4 हो गया कार्बन पूरा। देखो ये कार्बन 4 पूरा हो गया कि नहीं? पहले ये बताओ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये 4 पूरे हो गए कि नहीं? यस। डन। लग गई समझ? ओके, तो अब देखो ध्यान से, ये इधर बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत अवेलेबल है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास शेयर होगा, बॉन्ड बन गया। यहाँ पे एक और आ गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक और आ गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। कितने कार्बन हो गए? एक दो, सॉरी, एक कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3। तो इसको मैं CH3 इस तरह से लिख सकता हूँ? कोई चक्कर तो नहीं है? बताओ एनीबॉडी? ठीक है। दूसरी तरफ एक और बॉन्ड है कार्बन का, ठीक है, ओके, उसके पास मैं CH3 इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। देखो ये भी है एक, ये भी है, इधर हाइड्रोजन बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है। तो इस टोटल फॉर्मूले को मैं किस प्रकार से सकता हूं? C कितने हैं? 2, ठीक है ना। H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। जहां पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कार्बन और कार्बन के बीच में, उसमें हमने डालना है इन। जहां डबल बॉन्ड है वहां इन, जहां ट्रिपल बॉन्ड है जहां आइन, ठीक है ना। तो C2H6 मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो हम, और C2 जहां पे होगा वहां पे ईथेन डालेंगे, ETH, ठीक है। जहां पे सिंगल C पड़ा है अकेला वहां पे METH बोलेंगे, ठीक है। ओके, ध्यान से याद रखना। एन, ये मीथेन के बारे में सुना नहीं कहीं आपने? सुना? क्या फॉर्मूला होता है उसका? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ही आएंगे, 1 2 3 4, सबके पास हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या नाम होता है? मीथेन। ओके, CH4। अगर इस
2H6 हो जाएगा, फिर इथेन। इसी तरह 3 वाला क्या होता है, C3, जब 3 कार्बन आ जाएंगे तो प्रोपेन। 4 वाला बुटेन, बुटेन। लग गया समझ? तो ये याद रखना है, ठीक है। कार्बन 1 मीथेन, मीथेन। कार्बन 2 इथेन। कार्बन 3 प्रोपेन। कार्बन 4 बुटेन। कार्बन 5 पेंटेन। ठीक है। अगर मैंने कोई कंपाउंड लिखा है, जहां पे मैंने लिखा है इथेन और एक लिखा है प्रोपीन और एक लिखा है बुटाइन, बुटाइल या बुटाइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? ईथेन मतलब, ईथ का मतलब होता है 2, तो 2 कार्बन होंगे, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन है, एन। तो सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड बताऊं? सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड। ये नहीं है, सी सिंगल बॉन्ड। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 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 इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, इन। इट्स अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके हिसाब से अब आप जितने जितने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होते जाएंगे, उतने उतने हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। डन। तो 1 2 3 4, 4 का मतलब 2 से कर लो 8। इधर देखो कितने डालूं, H, H। इधर कितने डालूं, H और H। हर जगह पे काउंट करो, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। 4 4 बॉन्ड फॉर्म बन रहे थे। 2 बॉन्ड जब भी बनता है, 2 से बनता है ना, 4 इंटू 2 8 हो रहे हैं, तो कार्बन सेटिस्फाई हो रहा है। बीच वाला कार्बन देखो, 2 इधर, 2 इधर, 2 ऊपर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो यहाँ पे 6 बन रहे हैं, तो बीच वाले कार्बन में, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। 3 कार्बन का क्या था, मैंने बोला था डबल बॉन्ड है, इस तरह से होगा। यस। ये तो इसके आगे और कोई, ये इधर वाले में के पास इधर और कोई नहीं है ना, तो इधर तो 3 डाल दूंगा मैं, इधर भी 3 डाल दिए। क्यों, पता लग गया ना? ये तो समय लगा, बाहर वाले 3 क्यों आएंगे और अंदर वाला 2 क्यों आएंगे, देखो समय लग रहा है स्टेबल करने के लिए। 1 2 3 4, यहाँ पे 2 ही आएंगे, सॉरी मैंने 3 3 बना दिए गलती से, सॉरी। तो जब भी आपको चेक करना हो कि कार्बन स्टेबल है कि नहीं, तो कार्बन के देखो, मेरे को कलर और चेंज करने दो। ये देखो, कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। जहां पे बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग के साथ में, 2 से बनते हैं ना, 4 इंटू 2 कर लो 8। ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया कार्बन। यस। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं दूसरे कार्बन की, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, सॉरी, दिस वन। कितने हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। ये भी स्टेबल हो गया। डन। तो वही से कि ये हैगा स्टेबल। लेकिन अब मैं बात करता हूं इस कार्बन की, ये जो बीच वाला कार्बन है, ठीक है। हाँ, ठीक है। इधर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसको जरूरत ही नहीं है। इसके आगे पीछे बॉन्ड सेटिस्फाइड है, डबल बॉन्ड दोनों तरफ है। जहां पे डबल बॉन्ड दोनों तरफ होंगे, वहां पे आपको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है पड़ेगी, ठीक है ना। तो इथीन की जब हम बात कर रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन होंगे मेरे पास, C2H4। डन। 2 इधर, 2 इधर। इथीन, इथाइन की जब बात कर रहा था, C2H6। ठीक है। डन डन डन। और जब मैं बात करूंगा ट्रिपल बॉन्ड की, C2, तो क्या आ जाएगा, H2।
एच कम होते रहेंगे बेटा, ये याद रखना हमेशा, एच कम होते रहेंगे। ठीक है, खुद बना के देख लेना। ठीक है, इसी तरह C3H4 क्या बनाएगा आपका, ये C3 है ना, 1 2 3, H कितने हैं, 1 2 3 4, लग गया समझ, लग गया समझ बेटा। लेट मी समराइज नाउ, ताकि आपको समय लग जाए। इन इन आइन, ठीक है, इन आइन, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब है डबल बॉन्ड, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। किस किस के बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, ओके, कार्बन कार्बन के बीच में जब भी होगा तो एन इन आइन होगा। ठीक है, अच्छा, यहां पे जब मैं इथेन की बात कर रहा हूं तो C2 हो जाएगा। ठीक है, H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। C3 की बात कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, H कितने आ जाएगा, बताओ। नहीं नहीं नहीं, एन में सिंगल बॉन्ड है, ड्रा करके देख लो। 9, वेरी गुड, 9 ही आएगा ना, श्योर कि 8 आएगा, बताओ, ड्रॉ करके देख लो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 3C डबल बॉन्ड ऐसे करके बना लो, इधर 3 आ जाएंगे H, इधर 3 आ जाएंगे H, बीच वाले के पास देखो 1 2, ऊपर नीचे 2, गलत कर लिया ना, 3 3 6 2 8 आएंगे, लग गई समझ। जब भी ऐसा हो, कभी टेंशन हो तो बना के देख लिया करो, 8 आएंगे। तो जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं अभी, तो यहाँ पे 8 आएंगे। आर यू गेटिंग, C3H8, तो मैं क्या नाम दूंगा, प्रोपेन। प्रोपेन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा अब, C3H8। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, प्रोप का मतलब 3 कार्बन के बीच में कौन सा सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड लग गया भैया तो अपने आप सेटिस्फाई कर लेना, फिर कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे। ठीक है, इन की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड, तो हमने बात कहा C2H4 आएगा। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, C2 सॉरी H2। ये समय लग रहा है आपको, है ना, ये आपका आप होमवर्क है। आपने मेरे को प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, बुटेन, बुटीन, बुटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटोन, पेंटाइन, ठीक है ना, ये 5 तक आपने मेरे को सबके सबके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन या डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करके इनका केमिकल फॉर्मूला बना के दिखाना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, फिर जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा, इनके बस अब हमने क्या करने हैं, इनके आगे आगे बिल्ड करना है बस, कि क्या इनके केमिकल प्रॉपर्टीज है, मोटा मोटा हम देखेंगे, ज्यादा हमने नहीं करना। ठीक है ना, ठीक है, लग गई समझ, ओके, डन डन डन, इट्स ओके, इट्स ओके, चलो अच्छी बात है। इसके बाद हम बात एक और चीज करेंगे। याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, लेट मी राइट हियर, अब सबसे सबसे को पता होगा कि आपको इथेनॉइक एसिड का क्या मतलब होता है, ये देखो ध्यान से। ठीक है ना, इथेन का मतलब होता है 2 कार्बन होंगे सिर्फ में, C2 होगा। ठीक है ना, C2 होगा, याद रखना, ओके। एसिड जहां पे लग जाता है उसका मतलब COOH ग्रुप। ठीक है ना, जिस सिट्रिक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, जिसको आप विनेगर भी बोलते हो। जब भी जहां पे आपने, अभी ये तो सिंपल थे ना, एन इन आइन, इसमें हमने हाइड्रोजन लगाना था हर बार। सोचो अगर एक हाइड्रोजन यहां पे निकाल के मैं उसकी बजाय मैं OH डाल देता हूं, ऐसे था ना H,
उसकी बजाय मैं ये COOH ग्रुप डाल देता हूँ CH3 के साथ में, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। कोई बात नहीं बेटा तमन्ना, ठीक है, क्या बन जाएगा इथेनोइक एसिड। ओके, हम इसको आगे और पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ओके, इथेनोइक एसिड। इसी तरह अल्कोहल, एक अल्कोहल ग्रुप भी आता है, हम बाद में देखेंगे अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, उसमें OH लगता है, सिंपल OH लगता है, तो H को रिमूव करके हम OH लगा देंगे, तो उसी को हम क्या बनाएंगे, C2H5OH, याद होना ना आपको। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इथेनॉल है ना, ओवर लगा देंगे, ध्यान से सुनो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथेन, मेरे को बस कार्बन बताओ और बताओ, इथेन बताया ना, कितने कार्बन होंगे, सी कितने कार्बन, 2, एच कितने डालूं, एन है, एच कितने डालूं, 6, बड़ी सी बात है। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूं कि मैंने आपको बोला जब आप एक एच रिमूव करके वहां पे ओ एच डाल देते हो तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, C2, एच कितने रह गए, अब एक रिमूव कर दिया, लग गया। ये मैं बोल दूंगा इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, जहां पे आपने इथेन लिखना था, एन लिखना था ना, एन अब कट जाएगा, ठीक है ना, एन की जगह ऑल आ जाएगा। तो आपने देखा होगा इथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, समझ लग रहा है, ऑल ऑल ऑल। तो आप ये समझ लग रहा है क्या चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम आगे आगे पढ़ेंगे इसको, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दी ताकि मैं अभी बता दूं आपको कि भैया यही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, बाद में नॉमेनक्लेचर हम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर पेपर में इथाइल अल्कोहल बोला जाता है, इथाइल अल्कोहल जैसे हमने बोलते हैं ना कि मेरा नाम रवि है छोटा घर का, लेकिन यू ऑलवेज रिमेंबर मी, यू ऑलवेज से हर रवि सर, है ना, तो दैट इज माय ऑफिशियल IUPAC नेम एंड माय निक नेम इज रवि। ओके, जो मेरा घर का नाम है। इसी तरह अगर मैं इथेनॉल बोलूंगा तो ये मेरा IUPAC स्टैंडर्डाइज नेम है, ठीक है ना। तो मेरे को पता चलता है इसमें कार्बन 2 होने चाहिए, हाइड्रोजन पाई होने चाहिए और एक ग्रुप लगा होगा OH, तो ये मेरा केमिकल फॉर्मूला बता रहा है मेरे को, ठीक है ना। जैसे मेरा नाम रवि है, दैट इज माई हाउस होल्ड नेम, तो मैं इसको घर में, आम आदमी इसको किस नाम से जाता है, अल्कोहल के नाम से जाता है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल समझ रहे हो, OH ग्रुप। डन डन डन, लग गया समझ बेटा, कुछ समय लगा होगा, कुछ तो समय लगा ही होगा। इथेन, इथीन, एथाइन, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कितना कुछ कवर किया है। केमिस्ट्री इज इजी, इसी के ऊपर बिल्ड करना है बस, ठीक है। अब तो नहीं लगती डिफिकल्टी, OH लग गया तो अल्कोहल, COOH लग गया तो क्या बन जाएगा वो, ओइक एसिड, ठीक है ना, उसमें आपने डाल देना ओइक एसिड, ठीक है, डन। ओके, तो इथेनोइक एसिड CH3CEOH, इथेनोइक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको, विनेगर भी बोलते हैं, बाद में हम बात करेंगे आगे जाके। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, जहां पे ओइक एसिड लगा है दैट मीन्स इट इज गेटिंग COOH, इथेनोइक, मीथेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। डन डन डन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, डन। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ सॉरी सॉरी, दैट्स वेरी गुड। एक और सोफिया जी ने बोला कि एक CHO ग्रुप भी होता है, यस, ठीक है, CHO ग्रुप भी होता है, दैट इज नोन एज एल्डिहाइड। व्हाट इज इट्स सुफिक्स, क्या होता है एल्डिहाइड का, बताइए बताइए, कोई बंदा बता, बताइए। यस, ओनली अल, एल अल, ओ एल था इथेनॉल के लिए, ऑल के लिए, अल्कोहल के लिए, ए एल इज फॉर एल्डिहाइड, ये देखो ए एल लिखा हुआ ना आगे, ए एल, यस ए एल। तो मीथेनल मैं बोलूंगा तो आर अंडरस्टैंडिंग, इथेनॉल, इथेनल बोलूंगा तो आर अंडरस्टैंडिंग,
बीच में क्या ग्रुप लगा होगा? यस। और एक और ग्रुप आता है, लेट मी शो, यहाँ पे ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेट मी शो इन ए डिफरेंट कलर। ओन, वन, जिसको आप ओन बोलते हो, ओन, मिथेनल्डिहाइड, मिथाइल्डिहाइड, हाँ बिल्कुल सही, मिथेनल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है ना। इसका नाम है कीटोन। ओ एन ई ला, ये इसका ले लिया यहां से पीछे, ठीक है ना। तो अगर मैं लिख रहा हूं ब्यूटोन, तो कौन सा ग्रुप लगा होगा इसके पीछे? सी डबल ओ ग्रुप, ठीक है। कार्बन, हाँ ठीक है ना, सी डबल ओ ग्रुप लगा होगा। तो ब्यूटोन, कार, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा होगा, किसको रिप्लेस करेगा? एच को रिप्लेस करके सी डबल ओ डाल दो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इट्स ओके। तो जहां पे मैंने आपको बताया, कितने कुछ हम पढ़ के, लेट अस समराइज इट, ताकि आपको ये समझ लग जाए, ठीक है। 4 ग्रुप हमने बना दिए। एक है अल्कोहल, एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड या COOH। इसके अलावा कोई बचा? और आज हमने पढ़ा एस्टर बॉन्ड फैशन में होते हैं, वो बाद में करेंगे हम, ठीक है ना। हम्म। व्हाट, इसके अलावा आज हमने पढ़ा कोई? बताओ। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट मी शो यू समथिंग। एसीटोन का नाम सुना कभी आपने? जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, है ना, यही होता है ना, ये नेल पेंट रिमूवर। तो पीछे क्या लगा हुआ है? लग गई समझ? पीछे क्या लगा हुआ है? ONE, ONE लगा हुआ ना, ओन मतलब कीटोन है एक तरह का। डन डन डन, लग गई समझ? लेट मी शो यू इट्स केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ सेक। आर यू सीइंग दिस? ठीक है, ये देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 इधर आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। टोटल कितने हैं इसमें? 3 आ जाएगा ना। तो 3 कार्बन आ गए, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ए, तो 3 कार्बन आ जाएगा। तो कौन सा नाम लगेगा सुफिक्स? 3 कार्बन, तो व्हाट विल बी दैट सिंग, बताइए। डन डन डन, प्रोपेनॉन। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा बताइए? ऑफिशियल नेम क्या होगा? प्रोपेनॉन, ठीक है। कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट ना? और लगी बता समझ कुछ? ठीक है। प्रोपेन टू ऑन, हाँ अगर सेकंड में है तो वो हम बाद में बात करेंगे, तभी मैंने सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ बेटा। वेरी गुड सुमेन, इफ यू रिमेंबर दीज थिंग्स दैट्स वेरी गुड थिंग। बट अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, अभी मैंने कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करवाई है। सेकंड पे है तो सेकंड लिखेंगे, प्रोपेन टू ऑन, ठीक है ना। तो ये दर्शाता है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, बीच में है, ठीक है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो एसीटोन इसका बहुत बढ़िया नाम है। अल्कोहल जहां पे लगेगा वहां पे ओ लगेगा, एल्डिहाइड लगेगा, एल लगेगा, कीटोन आएगा, ओन लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, COOH लगेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? बाकी ये सारा सेम रहेगा, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ये समय लग जाएगा आपका,
ठीक है ना। उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप ग्रुप लगा देंगे तो एसिटिक एसिड, या जिसको आप मिथेनोइक एसिड बोलते हो, इथेनोइक एसिड बोलते हो, बुटेनोइक एसिड बोलते हो, पेंटेनोइक एसिड बोलते हो, सेम थिंग चल रही है। एच को रिमूव करके COH डाल दो भैया, ठीक है। एल्डिहाइड, एच को रिमूव करके क्या डाल दो बताओ, एल्डिहाइड में क्या डालना है, CHO ग्रुप, ठीक है। और अल्कोहल में OH ग्रुप। डन डन डन। ये सारा कॉम्प्लेक्स, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मोटी मोटी, ठीक है। हमने इतनी डेप्थ में नहीं जाना, ये सिर्फ आपको बेसिक्स ही कराना है, तो मैंने आपको बता दिया कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी समझना भी। बस आगे बात से इसके थोड़े थोड़े फॉर्मूले पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो थोड़े थोड़े से हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, बट मोटा मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट एज वेल, ठीक है। डन डन डन। एलिमेंट्स जो होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं, डाइएटॉमिक कौन से होते हैं, टेट्राटॉमिक कौन से होते हैं, पॉलीएटॉमिक कौन से होते हैं, ठीक है। डन डन डन। अच्छा, मोनोटॉमिक का क्या मतलब होता है? मोनो मतलब एक, एटम मतलब जो एक में अकेले रहते हैं, छड़े, ठीक है ना। जो छड़े होते हैं वो अकेले होते हैं ना। हमारे नरेंद्र मोदी जी अकेले हैं, तो वो इज मोनोटॉमिक, ठीक है। तो सोडियम हो गया, आयरन, आप Fe2 नहीं लिखोगे कभी भी, यू ऑलवेज राइट Fe, आयरन को। एल्यूमिनियम को Al लिखोगे, कॉपर को हमेशा Cu लिखोगे, सोडियम को हमेशा Na लिखोगे। दे आर व्हाट? दे आर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जिंक, बिल्कुल सही बात। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये यूजुअली डाइएटॉमिक होते हैं। ये एक डिफरेंशिएटिंग और फीचर्स बन गया आपके पास, ठीक है। मोस्टली नॉन मेटल्स आर डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक और टेट्राटॉमिक और पेंटाटॉमिक, ठीक है। ये देखो, S8 के बारे में सुना होगा, P4 के बारे में सुना होगा। अच्छा एक बात बताओ, यू नो कार्बन इज नेवर रिटन एज C2 या C3। कार्बन का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, यू ऑलवेज सी कि भाई वो कैसा होगा, दैट विल बी समथिंग लाइक ए कार्बन यहाँ, ए कार्बन यहाँ, ए कार्बन यहाँ और ए कार्बन यहाँ। ये टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा डायमंड का भी इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी शेप को क्या बोलते हैं, जस्ट फॉरगॉट, क्या बोलते हैं, इसकी एक शेप होती है इस प्रकार से, है ना। उसका नाम भूल गया मैं, बट इट इज बेसिकली डायमंड का ये स्ट्रक्चर है। ये भी कार्बन है, देखो ये भी कार्बन है, ठीक है। तो C4 एक एग्जिस्ट करता है, फुलरीन, यस वो अलग बात है, ठीक है। टेट्राहेड्रल, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वेरी, दैट इज टेट्राहेड्रल, वेरी गुड सुमन। बकमिनिस्टर फुलरीन भी अच्छी कंसेप्ट है, ये मैं आगे बात करेंगे हम, ठीक है। ग्राफीन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो ये इसका एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, हम बात करेंगे डायमंड जैसे है, ठीक है। ग्राफीन की बात करेंगे, ग्राफाइट जो होता है, ठीक है वो, ठीक है। पिरामिडल, या टेट्राहेड्रल इज जस्ट लाइक पिरामिडल, जस्ट लाइक व्हाइट फॉस्फोरस, ये दिख रहा है फॉस्फोरस। चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। व्हाट इज मीथेन, हाउ डज कार्बन ऑक्सीजन फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, ये खुद करके देख लेना। इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ। वाटर, अमोनिया, ठीक है। ये कंपाउंड्स हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइंट टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये वेरिएबल प्रोपोर्शन के नहीं होते हैं, ये हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शंस के ही साथ ही बनते हैं। यानी कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विल ऑलवेज कंबाइन विद वन मॉलिक्यूल ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, okay. Two atoms of hydrogen, one atom of oxygen, they will found a molecule that will have a definite proportion in the ratio 2:1, डन। और एक नाइट्रोजन हमेशा तीन के साथ कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ टू गिव यू अमोनिया। इट विल नॉट कंबाइन विद 4, इट विल ऑलवेज कंबाइन विद 3। क्यों, ये समझ लग गया आपको। एक कार्बन हमेशा कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, 3 या 4? हमेशा 4 के साथ करेगा, 3 के साथ वो जिंदा नहीं रह सकता, नेचुरली नहीं रह सकता। तो CH4, मीथेन, लग गया समझ। मेथ मतलब 1 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा, और उसको भरना किससे, एन का मतलब हाइड्रोजन से बनना है, एन, इन और आइन। डिफरेंस यही है,
हाइड्रोजन से भरना है इनको, तीनों को कहां से भरना है? हाइड्रोजन के साथ बैलेंस करना। डन डन डन। ओके, चलिए। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने बना लिया। दिस इज स्टेबल कंपाउंड्स, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं। आगे चलते हैं, क्या और कुछ मॉलिक्यूल्स इज जर्नल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी एटम दैट इज कनेक्टेड बाय केमिकल बॉन्ड। जितने भी केमिकल बॉन्ड बनेंगे, याद रखो, दे विल बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये यही दर्शाता है जनरल टर्म। ए कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल मेड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। ये समय लगा बात, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि जैसे H2O है, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये हमेशा, ये सारे ऑल कंपाउंड, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स बनेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, चाहे वो CO2 है, चाहे वो H2O है, चाहे वो कार्बन डाइसल्फाइड है, CS2, ठीक है ना, ये हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये किससे बने हैं? एलिमेंट से। और किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से बने हैं ना, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे, ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। लाइक अगर हम बात करें मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल Na, ठीक है ना, जैसे अभी हमने जो सारे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़े, ठीक है ना, Na हो गया आपके पास, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सारे एल्यूमिनियम जो ये सारे हैं, क्या कहते हैं आपके पास, एटम्स हैं, ठीक है ना, सॉरी मेटल्स हैं। तो ऑल आर बेसिकली कम मोनोटॉमिक कंपाउंड्स, है ना, कंपाउंड्स ही हैं एक तरह के। तो ये सारे के सारे, क्योंकि ये एलिमेंट से बनते हैं, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे कंपाउंड है, लेकिन बट इट इज नॉट ऑल द, सॉरी, दीज आर मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट कंपाउंड्स। ओके, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, आयंस के बारे में आपको बता दिया, पॉलीएटॉमिक आयंस। यहाँ ये एक चीज आपके पास सीखनी है आपको, व्हाट इज पॉलीएटॉमिक मॉडल। ये तो समझ लग गया, Na पॉजिटिव क्यों आएगा, K पॉजिटिव क्यों आएगा, Ag पॉजिटिव क्यों आएगा, Cu पॉजिटिव क्यों आएगा। डन। ये इसको बोलते हैं पॉली, नहीं सॉरी, मोनो, क्योंकि एक ही है ना, मोनो अटोमिक आयन। ये कोई नई बात तो नहीं बताई, बताओ। ये भी साथ सारी समय लगी, नॉन मेटल्स। डन डन डन, ठीक है। डाइटोमिक, ये वाले सारे हो जाएंगे। डन। ओके, एक यहाँ पे बात करते हैं, आप बोलो सर ये कॉपर 1 लिखा है यहाँ पे, Cu1 पॉजिटिव है, ये कॉपर 2 लिखा है यहाँ पे, Cu2 पॉजिटिव होती है। ये हम आगे बात, जब मैं केमिकल रिएक्शंस कराऊंगा, आई विल टेल यू क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होते हैं और क्यूप्रिक ऑक्साइड, IC क्यूप्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो ये मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं, अभी हम बात नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये मोटा मोटा देख रहे हो, लग रहा है समझ, ठीक है। नाइट्रिक, नाइट्राइड, डन डन डन। एक चीज आपने और नोट की होगी यहाँ पे, ठीक है, जहां पे भी ये नेगेटिव आ रहा है, जितने भी मोनोटॉमिकल है, डायटोमिक है या ट्राइटोमिक है, यहाँ पे एक सुफिक्स लगा हुआ है, आइड। व्हाट इज आइड? ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, सल्फर का सल्फाइड, नाइट्राइड का नाइट्रोजन का नाइट्राइड, आयोडीन का आयोडाइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो आइड 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 माइड माइड ग्रुप लगा हुआ ना, दैट इज फॉर, दैट शोज दैट ये नेगेटिव हो, ठीक है ना। ओके, तो आप हमेशा सोडियम क्लोराइड बोलते हो, सोडियम क्लोरीन नहीं बोलते हो कभी, याद रखना हमेशा, NaCl इज सोडियम क्लोरीन। तो जो हमारे हमेशा याद रखना अनायंस कटायंस होते हैं, उनको उसके नाम के साथ में लिया जाता है, ठीक है। और जो इनके अनायंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके साथ में आइड लगा दिया जाता है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब मैं आपको SO4 लिख रहा हूं, हमेशा याद रखना SO4, तो इसको बोलते हैं, सॉरी इसका भी रहने दो, इसका भी रहने दो,
तो ए किसमें होता है, जैसे अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड बोलता हूँ, AgBr, ये बताता है ना कि कौन सा ये आयोनिक बॉन्ड होगा इसमें सिल्वर ब्रोमाइड के बीच में, ठीक है। कौन सा ये होगा, ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, इफ आई एम सेइंग सल्फर, याद है पहला वाला मतलब ये पॉजिटिव होगा, ऑक्साइड का मतलब टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब दो ऑक्सीजन आएंगे इसमें, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन आएंगे, एस इसका नाम क्या है, कोई समय लगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या है, O2 नेगेटिव आएगा यहाँ पे, पर ऑक्सीजन कितने आएंगे, दो, डाई का मतलब होता है दो, ऑक्सीजन टू, नाइट्रोजन एक, NO2। लग गई समझ ओ भैया जी, लगा समझ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, और और क्या था, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। लग रहा समझ कुछ, क्यों ऑक्साइड 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 क्यों लिख रहे हैं, आइड आइड आइड, ठीक है। व्हाट इज दिस नेम्ड एज, CO, CO, पहला तो कार्बन ही हो जाएगा, आगे क्या लिखते हैं, यस, मोनो, एक है मोनो और साथ में ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, चले आगे, ठीक है। तो हमने बात की है जब पॉली, एक मिनट, हमने बात अभी तक की है ये वाले आयंस की, यानी कि जो सिंपल आयंस है, जो मोनो अटोमिक आयंस है, जो मोनोटॉमिक आयंस के बीच में कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना, लेट मी शो यू यहाँ पे, जो मोनोटॉमिक ग्रुप में आयंस बनेंगे, मोनोटॉमिक एटम्स में आयन बनेंगे, हमेशा याद रखना वो मोनोटॉमिक वाले में जितने भी आयंस बनेंगे, उसमें जो फर्स्ट अक्षर होगा, पहला अक्षर होगा, वो आपका दर्शाएगा पॉजिटिव, ठीक है। जो नेक्स्ट अक्षर होगा, जैसे कि अभी मैं बताता हूं, वो दर्शाएगा अनायन, ठीक है, और अनायन के साथ में आइड डाल दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि NaCl। जो पहला अक्षर है दैट दर्शाता है कि ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, ये कौन सा आयन है, कैटायन है, ठीक है, और इसका नाम इसी तरह से लिया जाएगा, सोडियम, ठीक है ना, इसको सोडाइड नहीं बोला जाएगा, सोडियम बोला जाएगा। जो अनायन है, ठीक है, नेगेटिव जो Cl है वो दर्शाता है, जो बाद में आया है वो दर्शाता है कि ये अनायन है, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और इसके साथ में क्लोरीन नहीं डाला जाएगा, अब इसको डालेगा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, आइड आइड डाल दिया जाएगा। लग गई समझ, जब भी आपने मोनो अटोमिक किसी को भी लिखना है, मोनोटॉमिक आयंस को लिखना है, इसी प्रकार लिखना है, सोडियम, अगर आपको पता होगा एक पोटेशियम आयोडाइड भी होता है, Ki, ठीक है ना, आयोडाइड का मतलब क्या है कि मोनोटोमिक किया, Ki फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आइड लिख लिया, तो ये मतलब Br2 नहीं आएगा कभी भी यहाँ पे, ठीक है ना, ब्रोमाइड लिख दिया है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने डाई बोल दिया भैया, डाई बोल दिया तो ऑक्सीजन कितना आएगा, दो आएगा भैया यहाँ पे। कार्बन मोनोऑक्साइड, स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ऑक्साइड है, O है, O मतलब एक ही आएगा, डन, ठीक है जी, डन लग गई, ये समय लग गई। अब आता है हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, देखो, मोस्टली तो हम जो 3 और 4 को यूजली करते हैं, सल्फेट, ठीक है ना, कार्बोनेट, ठीक है। अब ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, यानी कि अब सोचो ये क्या है, अब ये नेट नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स एटॉमिक, ये तो दो वाले है ना बड़े आराम से मोनोटॉमिक, अब हम बोल रहे हैं पॉलीएटॉमिक, जब पॉलीएटॉमिक मतलब बहुत सारे एटम आ जाएंगे, जैसे कि SO4 2 नेगेटिव, ठीक है,
एस और होता है HCO3 1 नेगेटिव, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं। ये मत सोचो कि ये 2 नेगेटिव कैसे आया, नेट 2 नेगेटिव चार्ज कैसे आया, खुद सोचो। मैंने आपको बोला था एस की कितनी होती है, एस 8 होता है ना नॉर्मली। ओ कितना उसको डालना पड़ेगा, 4 डालना पड़ेगा तभी 8 बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसके ऊपर वैलेंसी कितनी होती है, नेट 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 नेगेटिव चार्ज थोड़ा मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑक्सीजन में एटम्स तो 2 होते हैं ना, तो 4 इंटू 2 8 बन जाएगा उसको मतलब गेन करने के लिए। तो SO4 के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज कितना होगा, 2, क्योंकि ये नेगेटिवली आपको नहीं दिखता है। S8 इज बैलेंस वन, ठीक है ना। ओके, डन डन डन। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है SO4। तो S ये कोवेलेंट और वो वाली इकट्ठी बॉन्ड आयनिक बॉन्डिंग इकट्ठी है, ठीक है जी, डन। तो नेट नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, SO4 2 नेगेटिव, डन डन डन। इसका फायदा कहां होता है, आपको देखा कभी आपने H2SO4 कंप्लेक्स पॉली एटॉमिक कंपाउंड, डन डन डन। चलिए आगे। तो इसमें हमने बात करते थे जब H2SO4 के बात करते थे, H पॉजिटिव, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव। तो क्या बन गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H2SO4, डन डन डन। लगा समझ कुछ, बोल दो भैया कुछ ना कुछ। हाँ, समझ लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, लगा समझ। HCO3 नेगेटिव होता है ना, 1 नेगेटिव, ये देखो लिखा है ना, ठीक है। Na कितना होता है, 1 पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको ये कभी टेंशन नहीं है कि भैया Na2HOCO3 था या Na3HOC3 था, ये समझ नहीं लग रहा है ना। तो आपको पता है HCO3 पॉली एटॉमिक आयन है, नेट चार्ज क्या है इसके ऊपर, -1, लब की समझ, ओके, -1। तो जब ये Na के साथ जाएगा तो ये हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ओके। ये देखो वहां पे लिखा हुआ कार्बोनेट आयन, ठीक है ना, कार्बोनेट, कार्बोनेट जैसे है, कार्बोनेट के ऊपर नेट चार्ज क्या है, CO3 2 नेगेटिव। ये याद कर लो, बस इतने से ही याद करने हैं आपने, ये सारे के सारे आपने याद करने हैं, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव हो गया। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव होता है, कैल्शियम के ऊपर कितना होता है, 2 पॉजिटिव होता है। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला हेयर। अब आपको ये टेंशन तो कभी नहीं है कि CA2CO3 था या CA3CO3 था, ऐसा तो कभी टेंशन नहीं ना होगी। You always know calcium carbonate will be CaCO3 because net negative charge over carbonate ion is -2 और valency of carbon सॉरी कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव, तो कैंसल आउट हो जाएगा, बताने की जरूरत तो नहीं है अब, ओके। इसको आप एक तरह से कैसे लिख सकते हो, एक और तरह से भी अगर आप पेपर में आ जाता है कभी, लेट मी रिमूव दिस आउट, क्लियर दिस आउट। अगर मैं बात कर रहा हूं NaHCO3, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, डन डन डन, लग गया, कोई इतना बड़ा बात तो नहीं बोली, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, और क्या हो सकता है, क्या रह गया और, सल्फाइड हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट समझते हो ना, CO3 नेगेटिव है, जब H जुड़ जाएगा तो एक नेगेटिव उड़ जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव होता है, ये 2 नेगेटिव होता है, जब ये साथ में जुड़ता है तो एक चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव,
हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ऑक्साइड लग गया ना, ठीक है ना, ओके। अब देखो हाइड्रोक्साइड का क्या चक्कर है, हम बोलते थे जब O2 डालना कहीं पे भी, ठीक है ना, ऑक्सीजन डालनी है, तो अगर ये मोनोटॉमिक है तो ऑक्साइड बोलते थे, ठीक है ना, ये तो सबको पता है ना। O2 का मतलब होता था मोनोटॉमिक में ऑक्साइड। अब इसके साथ H डाल दूंगा कहीं मैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन लग गया तो हाइड्रो ऑक्साइड। याद रखो, जब ऑक्साइड होती थी तो नेट नेगेटिव चार्ज वाज 2 नेगेटिव। जब हाइड्रोक्साइड आ गई तो नेट नेगेटिव चार्ज इज नाउ OH1 नेगेटिव। ये लग गया समझ। तो अगर मैं बना रहा हूं एक कंपाउंड और उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताइए उसका फॉर्मूला क्या होगा। नाम में ही लिखा हुआ है सब कुछ, नाम में ही है, वेरी गुड। ऑक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्साइड H और O, ठीक है, सोडियम Na, कौन सी बड़ी बात है इसमें, ठीक है, लग गई समझ। मैंने आपको बोला जब भी आप जैसे O2, आपने पता है एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, O2 नेगेटिव होता है, ये सबको पता है ना। अगर मैं एक H पॉजिटिव आयन इसमें जोड़ देता हूं, दोनों मिला के यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, तो क्या बनेगा, वैसे नेट नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, दो में से एक क्या, एक नेगेटिव चार्ज क्या आएगा। देखो 1 - 2 क्या होता है आंसर में, बताओ, -1 ना, तो नेट नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, -1 नहीं आएगा। 1 किसका था, H पॉजिटिव आयन जो जुड़ा है उसका, O का कितना था, 2 नेगेटिव, एक में से 2 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज ऑन हाइड्रोक्साइड आयन विल बी -1। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करता हूं कार्बोनेट आयन की, ठीक है, दैट इज CO3 2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन की, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये समय लग गया, ये 2 नेगेटिव आएगा कि 1 नेगेटिव आएगा, यहाँ पे 1 नेगेटिव आएगा। वाई, बिकॉज CO3 2 नेगेटिव जो ओवरऑल हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है, 1 पॉजिटिव, तो ऊपर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे नीचे ओवरऑल चार्ज ऑफ -1। डन डन डन, लग गई समझ। हम्म, यस, गुड गुड। कॉम्प्लेक्स नहीं है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, समझना आना चाहिए आपको, ठीक है, डन। चलिए, इसी तरह फॉस्फेट आयन है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज कितना है, जस्ट अ सेकंड, हेलो, हेलो, हाँ जी, अरे भाई कुछ नहीं करना, होगी शादी मेरी। हाँ, तो फॉस्फेट जो हम बात कर रहे थे, PO4, सॉरी, PO4 3 नेगेटिव, ठीक है ना, PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे को एक कंपाउंड बना के दो हाइड्रोजन के साथ में, व्हाट विल बी द आंसर, कितना आएगा, लग गई समझ। ठीक है, ओके, H3PO4, ठीक है, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, H पॉजिटिव इधर आ जाएगा, डन डन। चलो इस तरह से हम बात करेंगे आगे चल के। तो दिस वाज समथिंग अबाउट योर आयंस, ठीक है ना, तो आयन फॉर्मेशन भी कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर लिया, ये भी कर लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप्स का मतलब होता है हमेशा रखो एटॉमिक नंबर, ठीक है, आइसो सेम, टॉप का मतलब याद रख लो एटॉमिक नंबर। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं हमारे पास, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड हैं,
नेचुरली लकिंग एटम्स भी हैं जिनका मतलब जो एलिमेंट के जो एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है बट एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है हाइड्रोजन या क्लोरीन। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर। ठीक है, तो हमने बात करनी है, लेट मी चेंज द कलर आल्सो। ओके, तो क्लोरीन जो होता है उसको आप इस तरह से भी लिखते हो 1735 और एक होता है क्लोरीन 1737। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? गिव मी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर हियर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर हियर, क्या क्या फर्क होगा बताओ दोनों का? कितना कितना प्रोटॉन है यहाँ पे? प्रोटॉन कितना है ये तो समझ लग गया भैया, 17। यहाँ पे भी प्रोटॉन कितना है? 17। मेरे को बस न्यूट्रॉन का नंबर बता दो। इन दिस द प्रोटॉन नंबर इज, न्यूट्रॉन नंबर इज, जल्दी जल्दी जल्दी, यस 18। और यहाँ पे 20। लग गए समझ? ओके, तो वी विल से व्हाट वी विल से। हेलो, समझ जनता जी? आप बोर तो नहीं हो गया आज केमिस्ट्री से? पुनः सर क्या कराते रहते हो आप ही, है ना? क्या फायदा इनका? हम्म, आर यू सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ? हाँ, डाउट तो नहीं हो गया स्टार्ट? बेटा जैसे मैंने वहां पे फिजिक्स का कनेक्ट कराया था स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ में, और मैंने सिर्फ एक चीज कनेक्ट कराई है, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा केमिस्ट्री को कनेक्ट कराऊंगा। टेंशन मत लो, बायो केमिस्ट्री पूरी करेंगे हम, टेंशन मत लो, सारी भी चीजें कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपका बेस इतना स्ट्रांग बना रहा हूं मैं। यू विल नॉट वेवर। ठीक है, ये गलती जो मैंने की है ये मैं आपको नहीं करने दूंगा। ठीक है, बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारे, आप देखना यूपीएससी में तो भरमार आ रखी है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं, साइंस तो बाहर फेंको, साइंस की जरूरत ही नहीं है, साइंस को क्यों पढ़ता है, टेक्नोलॉजी देखो बस, उसको रट्टे मार लो। और यूपीएससी अब शैतान हो गई है, आपको मैंने ऑप्शंस दिखाए थे पेपर में, और वो कहता है भाई टेक्नोलॉजी तुम पढ़ते हो, तुम्हें उसके पीछे बायो पता है क्या है? नो बना। जो इस बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज इस, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है ना, दैट इज ए क्लासिकल पार्ट, उसको पता ही नहीं था, और उसमें माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर करते हैं। इफ यू डोंट नो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया करवाया था, मैंने आपको तब भी करवाया था भैया, ये एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसका अपना डीएनए होता है। यू नो, in your body, in your cells, there is a this organelle and there is a chloroplast.
विच हैव देयर ओन डीएनए। ये सेल के डीएनए पे डिपेंड नहीं करते हैं, समझ रहे हो? तो ट्रांसफर तो तभी होगा जब आपके पास डीएनए होगा। ये थोड़ा कि सारी की सारा सेल ट्रांसफर कर दोगे वहां पे। सिर्फ क्या जाता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर जाएगा आगे। तो डीएनए वाला जो होता है वही आगे जाता है। डीएनए ही आप में, आप माता पिता का डीएनए आप में जाता है। तो डीएनए ट्रांसफर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर नहीं होता। कोई भी उठा के ये नहीं बोलेगा एक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर कर दिया। हमेशा डीएनए ट्रांसफर होगा जो जो कॉपियों बनाने के काबिल है, ठीक है, डीएनए में। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट नाउ बेटा? तो अभी घबराओ मत, ये मत सोचो कि सर ये क्या करवाते रहते हैं। यू विल ट्राई टू डाउट माई सेल्फ, काफी सोचोगे, लेकिन ये दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है? तो अभी मैं बेस स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम तो इतना नहीं है, दिस इज नॉट माई थिंग टू डू, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ ताकि आपका बेस पहले दिन से स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है? और जब आपको मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे भी कराऊंगा, अब मेरे को दोबारा आपको कराने की जरूरत नहीं है। आई विल जस्ट नीड टू रिमाइंड यू, भैया ऐसा है, तो बताओ, ठीक है ना? तो प्लीज बियर विद मी, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा ये अभी के लिए, बट ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपका नॉलेज जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उसके ऊपर आप फाउंडेशन अच्छी बना पाओ, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। अब मेरे को बताओ, जैसे ये क्लोरीन और ये है, ये आइसोटोप्स हैं, वी विल से दे आर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आइसोटोप्स का मतलब है सेम, आइसो का मतलब सेम, टॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो समथिंग अगर एटॉमिक नंबर सेम है किसी एटम का या आइसोटोप का, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज? बताओ, सीधी सीधी बताओ। इफ आई से chlorine 1735 and chlorine 1737 has the same atomic number, what can I say about its chemical properties? ये बता दो। बिल्कुल सही बात, 100% की बात कही आपने सुमनप्रीत कौर जी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी भैया। जैसे कार्बन क्लोरीन जो है 35 वाला एक्ट करता है, 17 एक्ट करता है, वैसे ही क्लोरीन 1737 भी एक्ट करेगा। दिस कैन अगेन फॉर्म NaCl, ठीक है, इट विल नॉट फॉर्म LaCl2। समझ रहे हो मेरी बात? सेम रहेगी केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्शन में सेम रहेगा, कोई अंतर बात नहीं होएगा। कहां पे फर्क पड़ेगा भैया जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है फर्क पड़ेगा? तो ये कैसे, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका ये सारा कुछ, यस, अंडरस्टैंडिंग जो हमने आज सबसे पहले क्लास में पढ़ा था कि भैया जी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज में हिस्सा लेते हैं। जो 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 आपका न्यूट्रॉन्स होते हैं, दे विल फॉर्म द, दे विल टेक पार्ट इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। डन डन डन, लग गई समझ? ठीक है, कंसेप्ट जोड़ दिए, जो सबसे पहले कंसेप्ट कराया था, जो अब कंसेप्ट करा रहा हूं मैं, जुड़ गया साथ में। तो अब मेरे को ये बताने के ना, अगर पेपर में आता है कि आइसोटोप will have the same chemical properties, isotope will have the same physical properties, isotopes will have the same atomic mass number, are you getting this point? तो इसमें से अगर आपको गलत चीज यूज करना है या सही चूज करना है, आप कर सकते हो एलिमिनेट करके, एलिमिनेट। तो पढ़ना आपको ये है, बस याद क्या रखना, आइसोटोप जब आपके दिमाग में आएगा, आइसो मतलब सेम, टॉप का मतलब, ठीक है, इसके ऑपोजिट में होता है। ये समय लग गया, यू कैन डू दिस ऑलवेज नाउ, ठीक है ना? इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, लेट मी क्लियर दिस आउट, ठीक है? ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर, और क्या हमने पढ़ना है? यस, ये देखो, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नॉर्मली वन वन होता है, ठीक है? इसका दूसरा आइसोटोप होता है ड्यूटीरियम, ठीक है? ड्यूटीरियम मतलब H2, न्यूट्रॉन बन गया, एक एक्स्ट्रा बन गया, 0 1 2। अब क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि इन ड्यूटीरियम, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 4 या 2, ठीक है ना? पर इन ड्यूटीरियम यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, ड्यूटीरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इन ड्यूटीरियम द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ओनली 1, हमेशा रिमेंबर करो, ओनली 1। व्हाई? ये आपको समय लग गया, 1 से 1 माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है? और हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखो हमेशा, ठीक है? डन।
लेकिन नॉर्मली आपके पास केमिकली कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके पास हमेशा, नेचुरली ये पाया जाता है, ये सारे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात मेरी बताओ। प्रोटियम, इसको वन को बोला जाता है, नॉर्मल को प्रोटियम बोलते हैं, टू को ड्यूटीरियम बोलते हैं, थ्री को ट्रीटियम बोलते हैं। ठीक है ना, लग गई समझ? अच्छा, एक आपने सुना होगा, कंसेप्ट भी सुना होगा आपने, जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब भी मैं बता रहा हूँ, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या बात कर रहा हूं मैं? जिसको D2O भी बोलते हैं। कहां पढ़ा था ऐसा? एक नेम कभी सुना है ये वाला, ड्यूटीरियम ऑक्साइड? या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गरिमा जी। हैवी वाटर, इसको हैवी वाटर बोला जाता है। ठीक है, अब सुनो इसका यूजेज कहां पे है। लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना बेटा, उसमें एक चेन रिएक्शंस होती हैं। हम बात करेंगे चेन रिएक्शंस क्या होती है अभी भी, में तो मोटा मोटा क्या हो रहा है, वहां पे गर्मी पैदा की जा रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये सपोज एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे गर्मी पैदा हो रही है किसी कारणवश, होते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होते हैं, अभी नहीं करेंगे हम। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसके ऊपर रखा होता है पानी उन्होंने। ठीक है, पानी, तो पानी भाप बनता है। ठीक है जी, भाप बन के ये क्या कहते हैं, टर्बाइंस के ऊपर जाता है, टर्बाइंस को रोटेट करता है, वहां से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, ओके। लेकिन इस पूरे सिस्टम को ठंडा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी बनती है बेटा, और वाटर तो 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, यहाँ पे गर्मी बन रही है 5000 डिग्री सेल्सियस। अरे भैया, ये तो उड़ा ही देगा सब कुछ, इतना प्रेशर होगा। तो इसको, ओवरऑल सिस्टम को ठंडा रखने के लिए हमारे पास ड्यूटीरियम ऑक्साइड नाम का एक चीज होती है, जिसको आप हैवी वाटर बोलते हो, जिसको आप मॉडरेटर भी बोलते हो। कूलेंट, एक तरह का कूलेंट होता है। ठीक है, आपकी गाड़ियों में कूलेंट पड़ा होता है ना? ठीक है ना, कूलेंट का काम काम है, रेडिएटर से जो हीट आ रही है, गाड़ी जब चला रही हो उससे जो इंजन के साथ जो हीट आ रही है, उस इंजन वो इंजन को गला ना दे, वो इंजन को खराब ना कर दे, उसको ठंडा करने के लिए आप एक कूलेंट का यूज करते हो। ठीक है ना, तो वो जो कूलेंट होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठंडा करने के लिए रिएक्टर को, उसका नाम है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अब सोचो सर, आप हाइड वाटर को क्यों नहीं यूज कर लेते हो? भैया जी, वाटर को इसलिए नहीं यूज करते, मैंने बताया, बिकॉज दे विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वाटर और ड्यूटीरियम या ड्यूटीरियम का जो अपना बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। डन? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? तो वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर सकता है रेदर देन। ठीक है, डन डन डन। चलो, ये हम तब भी करेंगे जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी करेंगे, अभी मैंने आपको मोटा मोटा उसके बारे में बता दिया। ड्यूटीरियम ऑक्साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको पता होना चाहिए। ट्रीटियम का भी सेम फंक्शन होता है। ठीक है जी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट नाउ। ये वाली स्लाइड पढ़ लोगे, ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट हैव द सेम आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। डन, इसको पढ़ लेना, यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, कोई नई चीज समझ लग रही, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अच्छा, इसके बाद में आता है रेडियो आइसोटॉप्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर डिफरेंट, ये तो मैंने बता दिया ना आपको। ठीक है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द मास ऑफ द आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट। सिंस द masses of isotope of element are slightly different, therefore physical properties of the, वो सारा कुछ डिफरेंट रहेगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी, उनका बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा कुछ डिफरेंट रहेगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जो अभी तक हमने पढ़े हैं ना, वो नॉन रेडियो एक्टिव है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि C14 हो गया। When we say C14, it is the isotope of carbon। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन आपको रिंग्स में देखने को मिलती है। याद याद करो, कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट एक बार यूपीएससी ने पूछा था, व्हाट इज कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट? कार्बन डेटिंग में कुछ नहीं किया जाता, आइसोटोप भेजा जाता है। देखो किसका,
कार्बन का, ठीक है, C14 उसको बोलते हैं हम, ठीक है। कार्बन 14 को क्या करते हैं हम, इसके ना मतलब जैसे जैसे डिटीरियोरेट होता है, जैसे जैसे इसकी कमी आती है, ठीक है ना, तो इसका हमें शेल्फ लाइफ पता होती है, यानी कि हाफ लाइफ जिसको बोलते हो। व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ होती है कि जिस टाइम में ये जो कार्बन है ये आधा रह जाएगा अपने प्रेजेंट अमाउंट से, ठीक है ना। सपोज हमने 100 ग्राम C14 लिया था, वो अब 50 ग्राम रह गया 50 सालों में, तो इसकी हाफ लाइफ हो जाएगी 50 ईयर्स। और पूरा खत्म नहीं होता है, इसका ये मतलब नहीं कि 100 ईयर में पूरा खत्म हो जाएगा, 100 ईयर में इसका और आधा रह जाएगा, यानी कि 50 का आधा कितना होता है 25, फिर 25 का आधा कितना होता है 12.25, फिर उसका आधा क्या होता है 6.25, उसका आधा क्या होता है 3.25, ऐसे करके, ठीक है ना। यस, कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट होता है कि कार्बन से आप डेट पता कर सकते हो कि भैया जी ये वाला जो कंपाउंड है ये इतना डिफरेंट चीज है, ये वाला आर्टिफैक्ट है ये इतना पुराना है। सोचो क्या होता है, कार्बन 14 जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। अब सुनो क्या होता है, सपोज कोई आर्टिफैक्ट है या कोई जो चीज बनी है, सपोज एक संदूक देख रहे हो आप, ठीक है ना, एक संदूक देख रहे हो, वो संदूक आपको पता करना है कि ये बाबा नानक देव जी के टाइम पे थी या गुरु नानक देव जी के टाइम पे थी, या इट इज वाज इन द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, या किस टाइम पे थी ये बनी हुई। वो लकड़ी से बनेगी, समझो संदूक बनी है तो लकड़ी से बनेगी, ठीक है ना, लग रहा हो समझ। अब जो लकड़ी है दैट इज बेसिकली व्हाट, बताओ मेरे को, लकड़ी जो है वो क्या है, कार्बन, जैसे कार्बन फॉर्म है, कार्बन ही बनता है। और कार्बन कहां से आप करते हो, CO2 नेट ऊपर से लेते हो प्लस H2O विल फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6, याद है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं। तो हम आगे हम अब हमें अगर देखना है कि कोई जो दरख्त है वो कितना पुराना है, कितने साल पुराना है, तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन ओनली 12 नहीं होता, 14 भी होता है, आइसोटोप है ना, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है। हमें पता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो C14 है उसकी हाफ लाइफ होती है सपोज 500 ईयर, सपोज आई एम नॉट वेरी श्योर कितना है, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट मैं आपको बोलता हूँ हाफ लाइफ, यानी कि जितना भी C14 होगा उसकी जो 5 सालों बाद वो आधा रह जाएगा, ठीक है ना। आधा किस में रह जाएगा, वुड में, ठीक है ना, प्लांट में, या प्लांट से वो जो अगर संदूक बनाओगे तो उसमें, ठीक है ना। या पेपर, पेपर होता है ना, पेपर भी तो इसी से बनता है, पत्तों से, है ना, कार्बन से। तो पेपर को आपने देखना कि कोई जो ग्रंथ है, कोई जो आपके पास पुरानी चीज है वो कितनी पुरानी है, तो हमें पता है कि इसका हाफ लाइफ कितना है 500 साल। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब जी को हमें देखना है कि कितना पुराना है, तो हम उसका जो एक एनालिसिस एक पेपर लेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे कि भैया जी ये अगर उसकी हाफ लाइफ 500 साल है, तो इसका मतलब वो समवेयर अराउंड 1500 AD में बना होगा, क्योंकि वो आधा रह गया है, जितना वो पहले था, सपोज अगर वो 100 ग्राम था, अब वो 50 ग्राम रह गया है, तो हमें पता है इसकी हाफ लाइफ कितनी है 500 ईयर्स। तो अगर 50 ग्राम रह गया है पूरे पेपर में, तो वी कैन से सेफली से कि 500 साल पुरानी वस्तु है। डन डन डन, लग गया समझ, कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट लग गया। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइसोटोप एंड हाउ वी यूज द आइसोटोप्स। इसी प्रकार रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का भी हम यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव C14 भी होता है, आर्सेनिक भी होता है, सोडियम आयोडीन, ये सारे का यूज करते हैं हम 235, ठीक है ना। कि मोस्टली क्या होते हैं, isotopes which are unstable due to the presence of extra neutrons in their nuclei and emit various type of radiations, they are known as radioactive isotopes, ठीक है जी। रेडियो आइसोटोप्स जो कि अनस्टेबल होते हैं, दे आर रेडियो एक्टिविटी से करते हैं, दे आर, ठीक है जी। डन डन डन, चलो आगे क्या करते हैं, फिर हम वो देख लेते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, इसका और कहाँ पे फंक्शन होता है। सबसे पहले तो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, फिशन मटेरियल होता है, यूरेनियम 235 देख लो, या पोलोनियम 240 या 238 देख लो, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं बेटा, वो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ऐसे फ्यूल पड़ते हैं, जो अभी आपने डायग्राम बनाया था ना यहाँ पे, लेट मी शो यू, ये जो आपने डायग्राम बनाया था अभी, ये वाला न्यूक्लियर रिएक्टर का, यहाँ पे हमने बोला था
कि न्यूक्लियर फ्यूल पड़ता है। ये न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो कौन सा होता है? रेडियो आइसोटोप्स। यूरेनियम 235, पोलोनियम 238, यूरेनियम 233, पोलोनियम 240, ये सारे क्या आइसोटोप्स हैं। ये सारे आइसोटोप्स कौन से? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी आपके पास N/P दर्शाता है। N/P अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 होएगी तो वो ज्यादा की ज्यादा, जितना ज्यादा बड़ी रेशियो होएगी, खुद सोचो, उतना ज्यादा अनस्टेबल एक एटम होगा। याद रखना। नॉर्मली क्या होता है? N/P कितना होता है? रेशियो कितनी होनी चाहिए? 1। कैसे? ये समझ लग गया ना बेटा? N/P रेशियो क्या मैं बात कर रहा हूं? ओ भैया जी, लगा समझ? रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आती है? रेडियो एक्टिविटी आती है जब आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है। ठीक है ना? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है 1 से। जैसे कि आपके पास न्यूट्रॉन, अगर हम बात करते हैं कि भैया इसकी अ, कार्बन की बात करते हैं ना, कार्बन की बात करते हैं। C612 कितने हैं इसमें? सॉरी, C612। ठीक है ना? What is the number of protons? 6. What are the number of neutrons? 6. What is the ratio? 1. ये स्टेबल रहेगा। ठीक है। What C614 में चलते हैं। What is the number of O? ये 6 और ये 8। ठीक है ना? ओके। तो ये देखो, C6 जो 14 है, खुद सोचो, ये 8 आएगा तो इसकी रेशियो हमेशा ज्यादा से ज्यादा 1 से ऊपर आएगी ना। तो ये रेडियो एक्टिविटी की तरफ जा रहा है। जितना जितना ये रेशियो 1 से ऊपर जाती रहेगी, उतना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता रहेगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। जितना ज्यादा अनस्टेबल एनवायर जो होगा, क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप होगा, उतनी जल्दी वो टूटेगा। जितनी जल्दी वो टूटेगा उतनी जल्दी एनर्जी बनाएगा। सीधी सी बात है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम इसका यूज करते हैं। इसको अच्छे से हम न्यूक्लियर रिएक्टर जब हम करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक, तब मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट इज, बस 5 मिनट और बेटा। ठीक है। हाँ जी। रेडियो एक्टिविटी का हम यूज ऑलरेडी करते भी हैं। ठीक है। टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर एंड ब्लड क्लॉट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो आपने देखा होगा कभी, जो कैंसर, जिनको कैंसर हो जाता है, ठीक है ना, उनको बोला जाता है कि आपको एक हम डाई इंजेक्ट कर रहे हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है ना? उसके बाद हम पता लगाएंगे कि वो ट्यूमर कितना बड़ा है, कितना ज्यादा गहरा है, कितना ज्यादा उसकी जड़ कितनी मजबूत है, और किस तरह से उसको निकालना है। तो उसकी डिटेक्शन के लिए भी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। जो कॉमन है वो सोडियम 24 है और आर्सेनिक 27 है, 74 है, सॉरी। ठीक है। ठीक है। तो कैंसर की ट्यूमर को देखने में भी और उसका इलाज करने में भी हम याद करते हैं, याद करो, इसका यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो आइसोटोप्स का। मैंने आपको बताया था गामा रेडिएशंस। ठीक है। याद है जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़े थे, तब मैंने आपको गामा रेडिएशन करवाया था। ठीक है ना? तब मैंने आपको कराया था कि गामा जो रेडिएशंस है वो आपका एक्स, ये जो है वो आपका किस में यूज करते हैं हम? इसको ट्रीट करने में, कैंसर को ट्रीट करने में भी यूज करते हैं। उतना एरिया साड़ दिया जाता है लिटरली, और आपकी स्किन नहीं जलेगी, लेकिन उसके अंदर जो सेल्स हैं, जो खराब हो चुके हैं, जो डिटीरियरेट हो चुके हैं, वो सारे के सारे खत्म कर दिए जाएंगे। तो दैट इज बेसिकली योर ट्रीटमेंट ऑफ कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इज एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, रेडियो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, और इसका यूज करते हैं हम गामा रेडिएशन को बनाने में। और गामा रेडिएशन जब वो जाएगी अंदर आपके, तो वो हम देखेंगे, वो तोड़ के आपके जो भी सेल्स है उसको गला देगी। ठीक है ना? जला देगी, जो ट्यूमर वाले सेल्स होंगे। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया यूज है इसका, ठीक है, थायराइड ग्लैंड होता है ना, जो जो गोइटर के कारण कई बार आपको लगता है कि भैया वो खराब हो गया, वो आइसोटोप होता है आयोडीन 131 जो आप खाते हो। ठीक है ना? जो आपके आप ये आपका नमक में भी डाला जाता है आयोडीन। ठीक है ना? सभी, हाँ, बिल्कुल सही बात है गरिमा। दैट इज वाई जब जिन लोगों के आपने देखा होगा कि रेडिएशन होती है, रेडिएशन लगती है, उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उनमें और चेंजेस बड़ी आनी शुरू हो जाती है, उनकी स्किल पीन ऑफ होना शुरू हो जाती है, स्किल डैमेज हो जाती है। ठीक है ना? तो दे आर साइड इफेक्ट्स। तो एक डॉक्टर का क्या काम है? देखो, कोई भी दवाई खाते हो ना आप,
तो डॉक्टर को पता होता है कि भैया अगर आप दवाई खा रहे हो तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है? द ओनली थिंग दैट दैट डॉक्टर डज़ इज़ टू मैक्सिमाइज़ योर पॉजिटिव बेनिफिट एंड द नेगेटिव जो नेगेटिव उसका ड्रग इफेक्ट है, वो कम हो जाए। जितना ज़्यादा डिफरेंस करेगा उतना अच्छा डॉक्टर है, ठीक है? जितना ज़्यादा ये कम जितना जी आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा और ज़्यादा नुकसान कर रही है कोई दवाई, तो नेचुरली वो डॉक्टर इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसको पता नहीं है कि किस प्रकार से, किस मात्रा से दवाई देनी है। ठीक है ना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये एक और चीज़ में हेल्प करते हैं। देखो, ये जो पाइप होती है तेल की या गैस की, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत बड़ी-बड़ी नेचुरल गैस की पाइप्स होती हैं जो अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं, जो अंदर डाली जाती है। सपोज़ कहीं किसी कारणवश वो लीक हो जाती है कहीं से, ठीक है ना? पेट्रोल का नुकसान हो रहा है आपका, कितना ही लीक हो रहा है, आपने 1000 लीटर डाला था, वहाँ पे 500 लीटर पहुँच रहा है, कुछ बीच में कहाँ जाता है सारे का सारा लीक हो रहा है कहीं न कहीं से। तो आपको डिटेक्ट करना है। अब आप इतनी वो 500-600 किलोमीटर थोड़ा दोबारा खोदोगे, ठीक है ना? कि पता ही नहीं लग रहा कहाँ से लीक हो रहा है। तो आप क्या कर देते हो, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाल देते हो पेट्रोलियम के साथ में। पेट्रोल में जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप डालते हो, वो उसकी क्वालिटी को इफ़ेक्ट नहीं करता। पेट्रोल आपके इंजन में आराम से जाएगा, चलेगा, उसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन जब आप देखोगे कि जहाँ से लीक हो रहा है ना, ठीक है ना? ये देखो यहाँ से लीक हो रहा है और लीक होके ऊपर की तरफ सिम जाएगा, धरती में चला जाएगा। तो आप एक रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टर से ये पता लगा सकते हो कि कहाँ पे लीक हो रहा है। तो बस वहाँ से निकालो खोद के और जहाँ पे आपका मतलब लीक हो रहा है, वहाँ पे आप जल्दी से उसको ठीक कर दो, प्लग इन कर दो और दोबारा से चल पाए। ठीक है ना? तो गीगर काउंटर हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी। चलें? चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आइसोबार्स। आज का लास्ट टॉपिक है आइसोबार्स। जैसे हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा, आइसो मतलब सेम, बार्स मतलब एटॉमिक मास। जब सेम एटॉमिक मास होगा तो आप खुद समझ लो, जब एटॉमिक मास सेम है तो क्या चीज सेम होएगी, बताइए। ठीक है, डन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या डिफरेंट आएगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी, तो ये देख रहे हो आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18, ठीक है, लेकिन इसका जो होता है ये होता है 20। पर इन दोनों का एटॉमिक मास नंबर क्या है, 40 और 40। समझ लगी, प्रोटॉन डिफरेंस क्या होगा। अब बताओ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम होएंगी क्या डिफरेंट होएंगी, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम होएंगी क्या डिफरेंट होगी, ये बताने की जरूरत है। ठीक है, डन। चलें आगे। तो ये आइसोबार्स हैं, यानी कि सोडियम एंड मैग्नीशियम जो है वो आइसोबार्स हैं। ठीक है, ये याद कर लो, इनके एग्जांपल एक एक बहुत है, बस इससे ज्यादा नहीं हमने करना। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्लास है वी विल डू एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद दिस ओनली, ठीक है। एंड इस सैटरडे भी शायद एक आपका लेक्चर हो, तो आप प्लीज तैयार रहिएगा उसके हिसाब से। तो ये एसिड बेसिस और साल्ट हम कल खत्म कर देंगे। उसके बाद जो रह जाएगा जो भी होगा ये सारे हमने याद करने, जैसे ये देखो विनेगर, सिट्रिक, टामारिंड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिड एसिड आ रहा है, इनका हमने एक एक काम करना है, कहाँ पे नेचुरल सोर्स है, क्या चीज होता है और इसका एसिड कौन सा बनाते हैं। ठीक है ना, चलें आगे। नेचुरल सोर्स एसिड, नेचुरल सोर्स एसिड, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये पेपर में कई बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। सीजीएल में तो यहीं से पूछा जाता है, एनसीईआरटी यहीं से। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। चलो, वी विल सी यू टुमारो। ओके बेटा, बाय। वी विल सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। ओके।